कि देखिए ना, अपने आप को एकदम बदल लीजिए। अगर अपने आप को आप बदल लेंगे ना तो जान लीजिए सब कुछ सही हो जाएगा। जो आप परेशान हैं बिल्कुल एकदम सब परेशानी खत्म हो जाएगी। अभी तक आपने जो भी गलती की, जो भी आप में कमी थी, देखिए हम सभी लोग अपनी कमी। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के ना बहुत दिन से मैं एक कमेंट देख रही थी, बहुत सारे वीडियोज़ में थे आप लोगों के, कि दीदी आलोचना और निबंध बहुत कठिन लग रहा है। तो मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी कि मैं आप लोगों को इस पर कुछ बता दूं, और ये पहली बात तो ये टिप्स दे दूं ना कि अगर जो कठिन चीज़ें लग रही हैं तो उसको आप आसानी से कैसे याद करेंगे, और अगर तब भी आपको कठिन लग रहा है तो आप कैसे क्या करें कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं, भूले ना। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को इस पर मैं बताऊँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। और ये भी मैं बताऊँ कि मैंने कैसे किया था। भाई देखिए, जैसे ना आलोचना और निबंध कठिन तो लगेगा ही लगेगा, और लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसा है ही, एक जैसे नाम है सबके। और आप अगर मिलाने की कोशिश करेंगे ना कोई कहानी बनती है, ना कोई ट्रिक बनती है, कुछ नहीं, क्योंकि सबके एक जैसे नाम है तो सब एक दूसरे में मिल जाता है। आलोचना की बात करें तब भी हम लोगों को बहुत कठिन लगता है कि सारे लेखक लोग जो जितने भी हैं लगभग मिलता जुलता नाम है तो सब मिल जाता है कि में, तो याद नहीं होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को ही पढ़ के मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट अभी रह जाते हैं, तो बारी बारी से मैं सबका देखती हूँ और मैं बनाने का प्रयास करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोई आपसे कहेगा कि ये काम करिए और कोई आपसे ये कहे कि ये पढ़िए, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल अपना सेट करिए। मैंने सारी चीजें बहुत पहले ही बता दी है कि कैसे आपको टाइम टेबल सेट करना है, कैसे एक रणनीति आप बनाएंगे परीक्षा के लिए, क्या है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आप लोगों को बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए, बीच बीच में आप लोग मैं आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ, और आप लोगों के कमेंट को ही मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, उसके उत्तर को। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचना और निबंध की बात करते हैं। फिलहाल हम आलोचना को लेते हैं, बात तो एक ही होगी क्योंकि दोनों कठिन आप लोगों को लगता है। तो देखिए ना कि पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई चीज कठिन है तो क्यों कठिन है, क्योंकि हमें वो चीज नहीं आती है। तो हम पहले ही मान लिए कि वो कठिन, जैसे मान लीजिए आपने 1-2 पढ़ा और आपको कठिन लग रही है, आपने मान लिया कि ये बहुत कठिन है, याद नहीं हो रहा है, तो आपने मान लिया, उसको छोड़ दिया, वहीं पर उस पर मेहनत नहीं किया, तो वो हमेशा के लिए कठिन रहेगा। अब ये चीजें ना मुझे भी पहले बहुत कठिन लगती थी, एकदम लगता था कैसे याद होगा। लेकिन आज की डेट में क्या है कि जैसे किसी का ऐसा मतलब नाम आ जाए, जैसे किसी आलोचना का नाम आ जाए, पूछा जाए ये किसका है, तो जो बहुत चर्चित है या जिसका दिमाग में अभी है तो तुरंत याद आ जाता है कि हाँ उनका है। तो अब वो चीजें आसान लगती हैं, लेकिन जिसको मैंने भी छोड़ दिया है वो आज भी मेरे लिए कठिन है। अब जब मैं मेहनत करूंगी, उसको मैं तैयार करूंगी, तो फिर मेरे लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये कठिन और आसान ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके तैयार करने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसी पे। और ये एक चीज जान लीजिए कि जैसे मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही, आप लोग को याद होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि पहले आप लोग चर्चित जितने भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो एग्जाम में आए हुए हैं, पुराने प्रश्न पत्र देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले उन लोगों को, या जो लेखक मतलब इंपॉर्टेंट है, उनका पहले जितनी भी आलोचनाएं हैं उनको याद कर लीजिए, और बाकी जो बचेगा उसको आप बाद में देखेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा बताया था, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि पैटर्न एकदम चेंज हो गया है। जो फेमस है उसको तो शायद ना पूछे, लेकिन जो गौण है, जिनको नहीं कभी पूछता है, वही उठा के दे रहा है, और चर्चित भी पूछ सकता है, तो हमें पढ़ना सब पड़ेगा, कोई चीज छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले लेकिन जो फेमस है उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है जो बचेगा उसको पढ़िए। अब फेमस में जो है, अब कैसे उनको पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि कोई ट्रिक और कहानी इस पर नहीं बनती है। तो आप क्या करिए कि मैं क्या करती थी ना कि मैं पेयर बना के, जब कुछ नहीं बनता था ना, तो जैसे आलोचना, अभी मैं आपको करके एक बताती भी हूँ कि मैं पेयर बना के 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का मैं करती थी। फिर उसको पेंसिल से वहीं पर निशान, एक पॉज जैसा ऐसा लगा देती थी, एक निशान लगा देती थी। जैसे मान लीजिए 20 और 25 है, या 15-16 एक साथ दिया हुआ है, तो उसको मैं कई टुकड़ों में बांट लेती थी, 4-4, 8, 4, 12। फिर मान लीजिए एक, उस चारों को मैं एक में मिलाती थी, एक दूसरे से जोड़ती थी। ठीक है, और जो लास्ट वाला रहता था, उसमें जो लास्ट वाली रचना, चौथी रचना रहती थी, उसका मैं कोई शब्द ऐसा पकड़ लेती थी, कोई ट्रिक बना लेती थी, और कि 5वां मुझे तुरंत याद आ जाए, उससे रिलेट हो जाए तुरंत। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं क्या करती थी कि इनको मतलब मैं लिखती थी, क्योंकि मुझे भी कठिन लगता था, किसी को भी कठिन लगेगा, क्योंकि रचनाएं मिलती जुलती हैं, इसलिए तो मैं लिखती थी इसको। जैसे मान लीजिए मैंने एक बड़ी मेहनत से याद किया, ठीक है, बड़ी मेहनत से मैंने ऐसे लिंक बना के मैंने उसको दिमाग में बैठा लिया। उसके बाद मैं कॉपी लेके पेंसिल से, वो भी ये भी नहीं कि पेन में है ना, पेंसिल से, क्योंकि मुझे पेंसिल इजी लगता था कि कहीं भी अपना लिख लो, कहीं भी कुछ भी है, तो पेंसिल से मैं उसको एक कॉपी, कोई भी पुरानी, और मैंने अलग से कोई कॉपी नहीं बनाया था इसके लिए, मेरे पास जो भी पुरानी कॉपी, जहाँ भी मैं जगह देखती थी, तो मैं वहीं पर उसको लिख के प्रैक्टिस करती थी। एक बार
लिखती थी और लगता था कि कुछ छूट रहा है, बीच में कुछ रचनाएं भूल रही है, फिर मैं धीरे से देख लेती थी, फिर पूरा उसको रिवाइज कर लेती थी, ठीक है। फिर मैं तुरंत वहीं से उसको तो लिखती थी, फिर मैं एक बार फिर प्रयास करती थी लिखने का पूरा, और फिर मतलब ये तब तक मैं करती थी जब तक एक लेखक का पूरा मतलब बिना देखे याद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक दो बार ऐसे मुजबानी मतलब मुंह से दोहरा लेती थी, मतलब इतना मैं मेहनत करती थी, तब जाके समझिए कि आपका एक और दो याद होता था। ऐसे पहले दिन आपको थोड़ा कठिन लगेगा, फिर उसको 2-3 दिन बाद फिर रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी और यही आलोचना आपको बहुत ही ईजी लगेगा, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या यही करते रहे, क्या लिखते ही रहे, क्या आलोचना ही करते रहे तो बाकी चीजें छूट रही होंगी आपकी। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आप अलग अलग जैसे टाइम टेबल बनाते हैं तो साहित्य में क्या पढ़ेंगे, अगर आप आपकी बहुत सारे 5-6 पार्ट में है आपका टीजीटी में, तो आप सारे चीज एक साथ तो लेके नहीं चल सकते हैं। आप जो लोग नए हैं भाई, पुराने जाके मेरे वीडियोस देखिए, मैंने सारी रणनीति बताई हुई है, टाइम टेबल बताया हुआ है कैसे करेंगे। तो एक दिन में मान लीजिए आपने साहित्य को तो आप रोज देखिए भाई, अगर आपको रचनाएं याद नहीं होती तो रोज देखना पड़ेगा। उसके साथ व्याकरण को भी देखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर काव्य शास्त्र को देखिए, ठीक है। उसके बाद साहित्य को रोज लेके चलिए। फिर उधर 3 दिन मान लीजिए हफ्ते का है तो फिर साहित्य तो रोज चल रहा है, फिर उसमें आपका जो 2 बार भाषा विज्ञान बच रहा है या संस्कृत साहित्य बच रहा है उसमें ऐड कर लीजिए। फिर व्याकरण को भी आप रोज ऐसे देखते जाइए कुछ चीजें, इस तरह से मिला जुला के आपको कोर्स कवर करना है, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप कहेंगे कि क्या हम रोज ऐसा ही करें, तो मैं क्या करती थी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मान लीजिए मैं साहित्य का पोर्शन में तैयार करती थी, अगर साहित्य तो रोज पढ़ना था तो मैं ये करती थी कि अगर कोई मैंने टॉपिक उठाया है, चाहे वो नाटक हो, निबंध हो, चाहे आलोचना हो, चाहे कहानी, उपन्यास, कुछ भी हो, जो टॉपिक आपने उठाया है तो मैं उसको लगातार पढ़ती थी, है ना, लगातार। ये नहीं कि 10 लोगों का उपन्यास पढ़ लिया तो 10 लोगों का नाटक याद कर लिया, 10 लोगों का ये, ऐसा नहीं करती थी मैं मतलब एक दिमाग में चलता है ना कि अच्छा उपन्यास चल रहा है एक फिल्म की तरह, है ना। मैं आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत कल्पनाशील हूँ, तो मैंने उसी को अपना मतलब अपनी एक ताकत बना ली थी। तो मैं उसी को कल्पना करती थी। समझिए एक फिल्म चल रहा है, मान लीजिए मैंने आलोचना उठाई या आलोचना की एक फिल्म चल रही है, पूरी कंप्लीट होगी कितने दिनों में, इतने दिनों में कंप्लीट होगी। अब मैं क्या करती थी, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि मैं किताब भी पढ़ती थी और मेरे पास नोट्स भी अगर कुछ लिखा हुआ अलग से रहता था तो मैं उसको भी देख लेती थी। अब अगर नोट्स और किताब में सेम रचनाएं हैं तो आपको क्या जरूरत है दोनों में देखने की, आप एक ही काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ चीजें नोट की है अपने नोट्स में तो आप बिल्कुल देखिए उसको। तो किताब में मैं पूरा गिन लेती थी कि आलोचना कहाँ से कहाँ तक है, कितने पेज तक है, मान लीजिए 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, जितना भी है मान लीजिए। तो मैं सोचती थी कि कितने दिनों में ये मैं कवर करूंगी और मैं एक दिन में कितना कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी भी चीजें देखनी है। मैं एक जॉब भी करती थी, प्राइवेट स्कूल पढ़ाती भी थी, सब कुछ देखना था, घर का काम वगैरह सब देखना था, पढ़ना भी था। तो मैं एक दिन में कितना कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं थी और आप लोगों को भी नहीं करनी है ना। ये नहीं कि मैं खूब ज्यादा आज मैं 6-7 पेज मैंने सोच लिया और बस एक फॉर्मेलिटी कर पाए, नहीं। आप उतना ही करिए, सोचिए जितना आप अच्छे से मतलब उस पर आपको हाथ ऐसे ढकिए और फटाफट फटाटेदार बोलिए, ऐसा मतलब पढ़ाई करिए एक दिन में। तो मैं गिन लेती थी, मान लीजिए 5 पेज कैपेसिटी अपनी, 4 पेज 3 पेज जितना भी है मैं पेज फोल्ड कर लेती थी, ठीक है। उसको इतने दिन में डिवाइड कर लेती थी। मान लीजिए 15 पेज या 3-3 पेज का मैंने अगर बनाया तो 5 दिन में, चलिए 5 दिन में आलोचना मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा मैं सोचती थी, ठीक है। फिर नोट्स अगर मैं नोट्स में अलग से लिखी हूँ तो उसको भी मैं देखती थी कि ये 2 पेज उसमें से भी याद करेंगे, है ना। और ये करते करते उसके बाद मैं वही लिख लिख के याद करती थी, उसको लिख लिख के मतलब एक तरह से दिमाग में बैठाती थी। याद क्या, रटने से तो याद होगा नहीं, बस दिमाग में बैठाना था बार बार रिवाइज करने से। इस तरह से करते 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 कहीं जाके मेरे दिमाग में चीजें बैठती थी। तो आप लोगों को भी यही करना है कि जैसे ना कि कोई टॉपिक उठाइए तो बार बार चेंज मत करिए, आप वो एक कंप्लीट करिए उसको, ठीक है। और देखिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। रिवाइज तो करते ही रहिए। आप ऑनलाइन एक परचेस कर लीजिए, कोई टेस्ट का देख लीजिए, मॉक टेस्ट, आपको जैसा भी सहूलियत रहे। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपको टेस्ट का प्रैक्टिस करना जरूरी है, कहीं से भी आपको कहीं से भी मिलता है आप करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप परचेस करें या जो भी है, मतलब आपको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। जो 125 का सेट जो मॉक टेस्ट होता है, आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने क्या है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो आपको डेली देना है कि एक टॉपिक तैयार किया उससे रिलेटेड प्रश्न आपको, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि एक टॉपिक मैंने तैयार किया तो उसी किताब में आसान आसान प्रश्न पीछे दिए होते हैं, मैंने देख लिया मुझे आ रहा है। आप ऐसा कहीं करिए ना कि 10 लोगों के बीच में बैठ के दीजिए, ऐसा मतलब कहीं अपना सोचिए। मैंने तो टेलीग्राम का बताया था, लिंक भी मैंने कई बार दिया था, तो आप लोग कह रहे ओपन नहीं हो रहा है, तो आप उसको टाइप करके, मैंने बताया भी था कि वहां पर वो लिंक टाइप करके देखिए और आप हो सकता है कि मतलब ओपन हो जाए। और ऐसे भी आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना, ऑनलाइन टेस्ट हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे कुछ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे।
तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, या कहीं भी, जैसे मान लीजिए ग्रुप है कोई आपका, ऑफलाइन ही कोई ग्रुप है, तो मान लीजिए एक टॉपिक तैयार किया, कोई आपको क्वेश्चन दे रहा है, आप अपना सॉल्व करिए। मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे 10 लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपने से करने में ना लापरवाही थोड़ी सी हो जाती है। इसीलिए मैंने भी जानबूझ के मैंने ये सब किया था कि मैं टेलीग्राम पे भी टेस्ट देती थी, वो भी परचेस किया था मैंने। इसलिए मैं ये सोचती थी कि जब 10 लोगों के बीच में रहेंगे थोड़ा बेइज्जती का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, नंबर कम आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा ना लोगों में अपनी थोड़ी सी मतलब अपना एक रेपुटेशन बना के रखनी है, तो इसलिए मैं पढ़ती थी। जो भी एक वजह बना लीजिए कि आपको पढ़ना है, किस वजह से आप पढ़ेंगे, झूठ मूठ का कोई वजह बना लीजिए कि मेरी इज्जत चली जाएगी, अभी मेरा नंबर कम आ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कुछ भी एक कारण तो बना ही लीजिए, बिना वजह के तो कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। आलोचना आपको कठिन लग रहा है, रिवाइज करेंगे तो सही हो जाएगा। और मैं आपको एक या दो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी, फिर आप उसी से ट्रिक बना लीजिए। आप मेरे ऊपर एकदम डिपेंड मत रहिए कि दीदी ही सारा कराएंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए, क्योंकि एग्जाम देखिए आपको देना है। मुझे तो जो करना था मैंने कर लिया, मैंने निकाल लिया, जॉब में हूँ, अच्छे से मेरी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन आप लोगों को करना है तो अपने हिसाब से खूब तेज़ी से स्पीड पकड़िए। बाकी तो मैं हूँ, कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही है, अभी भी क्या समस्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आलोचना को कैसे किया जाए। तो यहाँ से देखिए मैं आलोचना आप लोगों को बता रही हूँ। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी, आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रसिद्ध हैं बहुत ज़्यादा और इनकी आलोचनाएं पूछी भी जाती हैं। तो इनका मैं एक करके आपको बता रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे शुरू करते हैं। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैंने पेंसिल का निशान ऐसे से लगाया है, ठीक है। इसको बहुत लंबा है, अब कितना है, 17 है, 17 तक है ना। तो 17 तक है, तो अब इसको मैंने पार्ट में बांट लिया है, ठीक है। 6 और 12, फिर देखिए यहाँ पे 6 पे, फिर 10 पे, फिर मतलब अपने हिसाब से मैंने इसको वो कर लिया था, जैसे छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया था, फिर उसको मैं रिलेट करती थी एक दूसरे से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अब पहला जैसे ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी। जब भी आप किसी का रचना याद करिए, कोई ट्रिक बनाइए, तो हमेशा उस लेखक का नाम आपके रचना में इंक्लूड होना चाहिए, नहीं तो भूल जाएगा कि ये किसका है किसका नहीं है, ठीक है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम का स्वरूप चारों तरफ कैसा था, चतुर्वेदी से चारों तरफ ले लीजिए। राम का स्वरूप, अब कल्पना बिल्कुल करिए कि राम जी जो थे ना, वो मतलब कितने मतलब अच्छे दिखते थे, मुस्कुराते रहते थे, आदर्शवादी थे, मतलब सबका मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब कोई ऐसी बात थी। तो एक उनका इमेज आपके मतलब आ ही जा रहा होगा राम का, ठीक है। तो राम का स्वरूप चारों तरफ कैसा था, बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, बहुत ही मतलब वो था, सबके विषय में एक अच्छे राजा भी थे, सब अपनी जनता का ध्यान रखते थे। तो वो कहे राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम का जो स्वरूप चारों तरफ इस तरह का फैला, तो वो क्या होने लगा, फिर हिंदी नवलेखन का विकास होने लगा। हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना बन गया, ठीक है ना। ऐसे बोलिए कि जब राम का स्वरूप चारों तरफ इस तरह फैला, तो हिंदी नवलेखन जो है भाषा और संवेदना बन गया, और अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां बन गई, ठीक है। दो दो का लेके चलिए, जैसे मान लीजिए 2 यहाँ फिर 2 यहाँ, तो हिंदी नवलेखन जो है भाषा और संवेदना बन गया। कल्पना करिए हिंदी नवलेखन, जब राम का स्वरूप इस तरह से फैला चारों तरफ, तो हिंदी नया नया नवलेखन मतलब नया नया लिखने जाने लगा, ऐसा कल्पना करिए, लिखा जाने लगा हिंदी। तो हिंदी नवलेखन कैसा बन गया, भाषा और संवेदना बन गया सबका, ठीक है। और अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, और अज्ञेय तब तक आ गए थे, तो अज्ञेय और उनकी आधुनिक रचना की समस्या क्या थी कि हिंदी साहित्य की अधुनातिक प्रवृत्तियां, ठीक है ना। अज्ञेय और उनकी आधुनिक रचना की समस्या ये थी कि हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां थी, ठीक है। अब देखिए अज्ञेय, आधुनिक और अधुनातन, है ना, और से मिल रहा है ना, तो इस तरह से आप जैसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, अब यहां से मैं सब मिटा दे रही हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 आपने पढ़ा कि हिंदी नवलेखन जो है वो हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना हो गया, और अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या क्या हो गया, हिंदी साहित्य की अध्यात्मिक प्रवृत्तियां हो गई। अब कामायनी का पुनर्मूल्यांकन जो था ना, वो मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा बन गई। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी, ठीक है, उनका कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा बन गई। तो देखिए कामायनी काव्य भाषा, जस्ट कामायनी के बाद काव्य भाषा वाला है। अब कई बार दोहराएंगे तो आपको याद आ जाएगा, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन और मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, है ना, काव्य क से, कि उसके बाद ये वाली रचना थी, ठीक, ऐसे याद हो जाएगा आपको। इससे ना ये देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज है, तो मान लीजिए कभी आपसे सन पूछे तो आप बता सकते हैं आगे पीछे कौन सा है। अब यहाँ तक आपको याद हो गया। अब देखिए और कविता यात्रा जो है, अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 6 याद किया, ठीक है, काव्य भाषा तक। अब काव्य भाषा पर खत्म हो रहा है और शुरू कहाँ से हो रहा है, कविता पे। क से काव्य भाषा पे खत्म हो रहा है और क से कविता पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कविता यात्रा रत्नाकर से लेके अज्ञेय तक,
ठीक है। कविता यात्रा रत्नाकर से लेके आगे तक। अब यात्रा से याद कर लीजिए कि राम स्वरूप, ठीक है, राम स्वरूप जो थे, रामचंद्र जी बहुत यात्रा किए थे वन में, है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो यानी कि राम नाम होगा, ठीक है, राम के नाम से होगा, तो राम स्वरूप, ठीक है। तो कविता यात्रा से याद कर लीजिए, ठीक है। तो कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक, ठीक है। क्या है ये, रुकिए मैं मिटाऊं इसको। कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक सर्जन और भाषिक संरचना बन गई, ठीक है। कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक क्या बन गया, सर्जन और भाषिक संरचना बन गई। और इतिहास और आलोचक दृष्टि, ठीक है, और इतिहास और आलोचक दृष्टि जो था वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बन गया। इतिहास और आलोचक दृष्टि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब स्वरूप है ना, स्वरूप तो संवेदना, अब जैसे मान लीजिए आ जाता है ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है, तो राम स्वरूप, स्वरूप और संवेदना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग अलग भी देखा करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब काव्य भाषा पर 3 निबंध का, अब देखिए यहाँ पे विकास, ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और संवेदना और काव्य, यहाँ भी वो आ रहा है। मतलब ऐसे थोड़ा सा ना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है थोड़ी देर के लिए। इसका आखिरी में संवेदना आ रहा है, काव्य तुरंत शुरू हो जा रहा है। तो काव्य भाषा पर 3 निबंध कौन कौन लिखा था, प्रसाद निराला अज्ञे, ये तीनों अलग अलग है हैं। तो काव्य भाषा पर 3 निबंध प्रसाद निराला अज्ञे लिखने लगे। और उसके बाद कविता का पक्ष क्या था, ठीक है, कविता का पक्ष क्या था, क्या हो गया, हिंदी गद्य विन्यास और विकास हो गया, ठीक है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि काव्य भाषा पर 3 निबंध प्रसाद निराला ये लिखने लगे क्योंकि कविता का पक्ष जो है, क्योंकि जोड़ दीजिए, क्योंकि कविता का पक्ष जो है वो हिंदी गद्य विन्यास और विकास बन गया, ठीक है। और आधुनिक कविता यात्रा जो है, और आधुनिक उसी में ऐसे बोल दीजिए कि आधुनिक कविता यात्रा, इसको बड़ा कर दी हूँ मैं, और आधुनिक कविता यात्रा जो है वो कौन लेके निकला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, ठीक है ना, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना की आधुनिक कविता यात्रा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेके निकले, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना लेके, ठीक है। उसके बाद जो है भक्ति काव्य यात्रा शुरू हो गई, ठीक है। अब आधुनिक कविता यात्रा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, और इसके बाद भक्ति काव्य यात्रा शुरू हो गई। तो इस तरह से मतलब इतना मत के, मतलब एकदम मथिए उसी में, एकदम घुस के कहानी बनाइए, कल्पना करिए, ठीक है। और अब इस तरह आपको याद हो गया। अब एक बार इसको ना हाथ से ढक लीजिए और फिर बोलने का प्रयास करिए आंख बंद करके, ठीक है। जैसे आपने पार्ट में, और ये निशान जरूर ऐसे लगा लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, ये पिक्चर जैसे ना दिमाग में आ जाता है। तो आपको आप फिर हाथ ढक के बोलिए। अब जब मान लीजिए आपने 1-2 बार बोल लिया, उसके बाद तुरंत पेंसिल पेन उठाइए, कोई कॉपी वही पड़ी हो पुरानी, तुरंत उस पर लिखिए बिना देखे, ठीक है। मेहनत तो लगेगा, लिखिए बिना देखे। अगर मान लीजिए कहीं भूल रहा है, फिर किताब देख लीजिए, फिर पूरा दोहरा लीजिए, फिर लिखिए उसको, ठीक है। इस तरह 2-3 बार करिए, उसके बाद फिर एक बार हाथ ढक के मुजमानी बोल दीजिए, ऐसे ओरल। तो बस आपको ऐसे करेंगे ना, एक लोगों का देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक दिन में 5-6 लोगों का याद करिए, अच्छे से याद करिए। सुबह उठ के फिर 5-6 लोगों का टारगेट बनाइए कि इतने दिन में मुझे आलोचना खत्म करना है, चाहे जैसे करना है, ऐसे बोलिए, ठीक है। तो दिमाग पे बर्डन भी नहीं रहेगा कि अरे नहीं हुआ। अब ये दिन का भी आप कल्पना वो कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं, रोज का बना सकते हैं, जैसे भी हो आपके ऊपर है, याद होने से मतलब है, ठीक है। तो ठीक है, आप इस तरह से आप करके देखिए। और बाकी चीजें तो कमेंट में बताइए मुझे। तो देखा आपने कि किस तरह से आसानी से आलोचना याद किया जा सकता है। ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बस आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, करना तो पड़ेगा, बिल्कुल ये मत सोचिए कि बिना किए सब कुछ हो जाएगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, बिल्कुल भगवान आपको इसका फल देंगे, मेहनत का फल देंगे। और एक चीज मैं आखिर में ये कहने वाली हूँ कि देखिए ना, अपने आप को एकदम बदल लीजिए। अगर अपने आप को आप बदल लेंगे ना, तो जान लीजिए सब कुछ सही हो जाएगा। जो आप परेशान हैं, बिल्कुल एकदम सब परेशानी खत्म हो जाएगी। अभी तक आपने जो भी गलती की, जो भी आप में कमी थी, देखिए हम सभी लोग अपनी कमियों को जानते हैं, लेकिन भटकते कब तक हैं, जब तक हम उस पर अपने आप पे काम ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं अपने बारे में, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रह जाते हैं। कोई कुछ कह दिया तो हर्ट हो गए, कोई उपहास बना दिया, उपहास कर रहा है हम लोगों के ऊपर, कोई मजाक बना दे रहा है, कोई कुछ भला बुरा कह दे रहा है, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप दूसरे को नहीं सुधार सकते, आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने ऊपर काम करिए कि ठीक है भाई, उसका यही काम है, वो कर रहा है, आप अपना देखिए कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल भी आप अपने में ऐसा बदलाव करिए ना कि जब आपका रिजल्ट आए, जिस दिन भी आप सफल हो जाए। पढ़ाई से संबंधित ही नहीं, मैं तो बार बार कहती हूँ कि ये सारी चीजें पढ़ाई में नहीं, हर जगह आपको काम आएंगी। कोई आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं घर से, आपको हर जगह ये काम आएगी कि आप ऐसा बदलाव कर लीजिए अपने अंदर कि आप
को कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो वही चीज़ कि जब आपका रिजल्ट आए ना तो सब लोग देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए कि अरे ये कर सकता है, ये कर सकती है, जिसको मैं कुछ नहीं समझता था। हालांकि वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो अंदर अंदर बेचारा समझ ही सकते हैं आपकी क्या उसकी स्थिति होगी, जो आपके विषय में खराब धारणा बना के रखा है। लेकिन आप ऐसा काम करिए ना, एकदम बदल लीजिए अपने आप को। बदलना अपने हाथ में होता है। मान के चलिए कष्ट तो होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी भर आपको बहुत सुकून से बीतेगा। आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी, सबकी जिंदगी एकदम अच्छी हो जाएगी। और एग्जाम आप लोगों को देना है, मुझे तो देना नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ और मैं एक जॉब में हूँ, तो अभी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है फिलहाल। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, ये सब मेरा किया हुआ है, सब मेरा अनुभव है, तब मैं बता रही हूँ कि मैं भी भटकी बहुत दिनों तक, ऐसे ही नहीं कोई बताने वाला था, करते करते, लेकिन अचानक से हुआ, कुछ जिद पकड़ा मैंने। कोई एक वजह बना लीजिए, कोई भी एक वजह बना लीजिए कि मुझे इस वजह से ये काम करना है, इस वजह से मुझे सफल होकर दिखाना अपनी लाइफ में, कुछ भी करना है। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जॉब की, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई भी, जहाँ भी आप सफल होना चाहते हैं, एक कारण तो बना ही लीजिए कि मुझे अगर उसको करके दिखाना, या उसने मुझे सुना दिया कुछ, या अपने आप को साबित करना, अपने आप के लिए एक वजह बना लेंगे तो आप उस दिन सब कुछ कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।